हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो जैसे लगभग स्कूल टाइमिंग ही चल रही है कि कहते हैं ना, जुलाई में तो स्कूल खुले जाते हैं हमारे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि भाई स्कूल खुलेगा ना तो ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे। जूम और ये क्या कहते हैं इसको, व्हाट्सएप पे और इन वीडियोस से, यूट्यूब से क्या पढ़ना। तो आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे पास क्या है कि जो बच्चा समय रहते अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है किसी भी चीज़ का, वही बच्चे आगे चल के सक्सेस होते हैं। ध्यान रखना कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप इन सुविधाओं के अलावा और किसी से पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, इतना टीचर करा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो। नहीं तो थोड़ा सा आप इसमें मन बनाइए और इसको रेगुलर कीजिए ताकि थोड़ा सा आउटपुट अच्छा हो जाए आपका भी। चलिए, हम लोग कल केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर पढ़ चुके हैं 2, ठीक है। और पहले लेक्चर में आप लोग डिस्कस करके आए थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड क्या थे, मेटेलिक बॉन्ड क्या थे, इनके बारे में। सेकंड लेक्चर आपके पास था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो था वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना था। आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है नया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और कोवलेंट बॉन्ड। लेक्चर नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3rd, केमिकल बॉन्डिंग का। यहाँ पर टॉपिक क्या है, यहाँ पर हम लोग 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड के और डाइब्रोमेट। हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उसके हम लोग ये 4 टाइप हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि सर क्या बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जनरली लिमिटेशन थी, यानी जो बातें वेस्पर थ्योरी कंसिडर नहीं कर पाएगी। देखिए वेस्पर थ्योरी ने ज़्यादा एंगल्स पे जोर नहीं दिया, तो उनकी जो लिमिटेशन थी उनको पूरा करने के लिए 2 थ्योरी एक्सप्लेन की गई। एक तो करी गई वीवी थ्योरी, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम से जानते हैं। एक किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, ठीक है। ये 2 थ्योरी हमारे सिलेबस में है जिनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इन थ्योरी के अलॉन्ग हम इन 4 टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन की। कि अगर सर एनर्जी कंसंट्रेशन की बात करें कि एनर्जी के फॉर्म में अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। क्या कह रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कि अगर हम लोग बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो आपको पता है कि मेरे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको ब्रेक करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमें क्या पता एनर्जी के थ्रू, क्योंकि एनर्जी हमेशा ये कहती है कि अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी, और अगर आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। इसका मतलब एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़ा हूँ बोल रहा हूँ तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, अगर मैं बैठ जाऊँगा तो एनर्जी आपके पास कम कंज्यूम होगी, और अगर मैं लेट जाऊँगा सो जाऊँगा तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, मिनिमम कंज्यूम होगी, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ जो जिक्र करते हैं कि भाई हमें क्या पता सर किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी क्या नहीं होगी, तो वो हर कंपाउंड की, हर किसी एलिमेंट्स की अपने खुद के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना क्लोज है, कितना बॉन्ड लेंथ उसका शॉर्ट बन रहा है, कितना बॉन्ड लेंथ उसका आपके पास हाई है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके पास उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो बाद की बात है। जब मान लीजिए मैं इसको तोड़ता हूँ तो एनर्जी कितनी लग रही है, मैं इन दोनों को मिला के तोड़ता हूँ तो एनर्जी कितनी लग रही है, मैं इन तीनों को मिला के तोड़ रहा हूँ तो एनर्जी कितनी लग रही है। बस समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे एनर्जी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। तो हम उस एनर्जी का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या कोई बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग एनर्जी के हिसाब से इसको दिखाते हैं, तो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या ले रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, और एक हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीलियम की, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम कि भाई हीलियम तो हाइड्रोजन तो H2 में फॉर्म करता है बट हीलियम H2 में फॉर्म नहीं करता। वाई, कि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन तो फॉर्म कर रहा है H2 में बट हीलियम डज नॉट फॉर्म H2 इन डायटोमिक। तो आपको कैसे पता लगा कि ये फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं एनर्जी कंसिडरेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये 1 यहाँ रखेंगे इसको। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन आपके पास इस तरह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये रहा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये रहा, इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं। और समझ में आ गई। तो हाइड्रोजन एटम को हम लोग इस तरह से जब कंसिडर करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू उसको बताते हैं कि हाइड्रोजन पे ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, इस पर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, इस पर न्यूक्लियस हो गया, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप यहाँ कंसिडर करते हो, इसका इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ कंसिडर करते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है ए टाइप, ये हाइड्रोजन है आपके पास बी टाइप, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बी है, तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होगी, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो हम लोग यहाँ ये चेक करेंगे कि कितने इसमें रिपल्शन है और कितने इसमें अट्रैक्शन है। कि अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं रिपल्शन कितना है, तो आप देख रहे हो कि सर आपके पास हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी के बीच में रिपल्शन है, राइट। एक हम लोग देखते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में रिपल्शन है, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी, इनके बीच में रिपल्शन आ रहा है। रिपल्सिव फोर्स आप लोग कहते हो कि हमारे पास दो है इसमें, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी, और एक आपके पास कहते हो क्या कि हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस की, सर इसकी बात करेंगे कि पॉजिटिव आपके पास न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्शन है। अट्रैक्शन देखते हैं, अट्रैक्शन कितना है। तो अगर आप अट्रैक्शन देखते हो तो देखिए अट्रैक्शन कितना है, ए के बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा 2 हो गए, अट्रैक्शन है 3, अट्रैक्शन है 4। जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मिले हैं, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 4 है। बस समझ में आ गई, वो हमारे पास कितने हैं, 4 है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थे वो कितने थे, 2, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितने हैं, 4। तो अट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा हो गया किससे, रिपल्शन से। अट्रैक्शन आपके पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया किससे, रिपल्शन से। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है रिपल्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी। हम लोग यहाँ एनर्जी क्या रखेंगे, आपके पास कम से कम रखेंगे। तो एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म होगा, ये कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म होगा, ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। तो ये क्या है, ये है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम लोग हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 फोर्स ऑफ रिपल्शन और 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कंसिडर होते हैं। तो रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी, और एनर्जी कम से कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसका मतलब कंपाउंड ये फॉर्म करेगा। अगर सिमिलर केस हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 2 होता है। यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सिमिलर है। आप इसको मान लीजिए आपके पास वही हीलियम है यहाँ पे, कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हीलियम इसको कंसिडर करोगे, सर ये आपके पास हीलियम हो गया, ये आपके पास हीलियम एटम हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको ए मान लीजिए थे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, यहाँ पे ले लेते हैं इनको ए बी के फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। तो ये ए और ये बी इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर है। तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे देखेंगे, तो रेड वाले से मैंने रिपल्शन दिखाया था, तो पहले रिपल्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन 1, फोर्स ऑफ रिपल्शन 2, क्लियर, फोर्स ऑफ रिपल्शन 3, राइट, फोर्स ऑफ रिपल्शन 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आए कि सर अगर आप फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करोगे कि कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो रिपल्शन की अगर बात करेंगे तो रिपल्शन हमारे पास कितने हो गए, 5। जबकि अगर आप बात करते हो अट्रैक्शन की, कि अट्रैक्शन कितने हो गए, तो देखो 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हो गए, तो आप बताओगे सर हमारे पास 4 है। तो अब आप देख रहे हो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि यहाँ पर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है, यानी सॉरी हीलियम है, डज नॉट फॉर्म क्या, आपके पास हीलियम डायटोमिक, कि हीलियम डायटोमिक में कभी कंसिडर नहीं होगा, यानी हीलियम कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। जबकि आप लोग हाइड्रोजन कोई कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि वो बनाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से आपके पास कंपाउंड फॉर्म होंगे। आगे चल के हम लोग इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बन रहा है, हीलियम नहीं बन रहा, तो हम लोग इसको बॉन्ड ऑर्डर से ही बता सकते हैं कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, तो उससे भी कंसिडर कर सकते हैं। बट हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं,
हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर होगा नहीं होगा, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के टर्म्स में आप इस तरह से बता सकते हो। बस समझ में आ गई? आप इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर इसमें आगे चलते हैं कि नोट करके आपके पास क्या आता है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग की, कि अगर आपके पास सर ओवरलैपिंग की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप कॉन्सेप्ट की या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की, तो हम लोग किस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आपके पास ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप देखिए, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए आपके पास क्या आता है। अगर आप इसको आगे कंसिडर करते हो कि सर अगर हम इसको आगे लेके चले तो किस तरह से कंसिडर करेंगे, देखते हैं। देखिए आगे जो टॉपिक है हमारे पास क्या आता है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अगर आप कहते हो कि सर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, कि आपके पास ऐसे दो ऑर्बिटल जो म्यूचुअल शेयरिंग से एक कोई बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिनमें आपके पास क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, यानी उसमें आपके पास अपोजिट स्पिन में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, वो आपके पास पार्शियली फिल्ड होकर क्या बनाते हैं, आपके पास बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये आपके पास कई टाइप से हो सकती है। भाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, वो हो सकती है आपके पास, जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, पहला केस लेता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की अगर ओवरलैपिंग करोगे तो हाइड्रोजन का वन सिग्मा 1s1 1s1, तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, इसकी भी क्या होगी, स्फेरिकल। तो ये आपस में ओवरलैपिंग इस तरह से करेंगे, इसका न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड। बस समझ में आ गई? तो आपने कहा कि सर म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ओवरलैप हुए, सबको पता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, आपस में शेयरिंग होकर आपके पास क्या बना दिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन को कनेक्ट करा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, क्योंकि हम लोग तो पूरा पढ़ रहे हैं कोवेलेंट का। तो ये कोवेलेंट होंगे कौन कौन से, भाई किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। आपने H2 का लिया, चलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, हम लोग लेते हैं HF का, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का ले लेते हैं 1s2 2s2 और 2p5। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इसके अंदर आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 1s1 को ऑर्बिटल कंसिडर करेगा, यहाँ pz में एक ऑर्बिटल कंसिडर करेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं किसमें, +1 के आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल की शेप। तो आपको पता है इसकी शेप स्फेरिकल होगी, जबकि इसकी क्या थी, डम्बल थी। इस तरह से p ऑर्बिटल की शेप क्या थी, डम्बल थी। तो जब ये डम्बल इस तरह से ओवरलैप करेगा तो दिस ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। बस समझ में आ गई? हेड टू हेड का मतलब अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा तो याद रखना वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हमेशा, यानी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हमेशा। अगर वो ओवरलैपिंग ये होगी साइड वाइज तो वो क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड वाइज बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा, हमेशा पाई बॉन्ड कंसीडर करेगा। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो वहाँ हम लोग इसके पास आते हैं कि भाई सर ओवरलैपिंग डिसाइड करती है सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड। तो इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आपके पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं जनरली, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जनरली हम इसी को बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो हम लोग जनरली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं कि सर अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, हेड टू हेड, और ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड। अगर वो हुई साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसमें भी 2 तरह की आपके पास ओवरलैपिंग होती है, एक तो पॉजिटिव आपके पास और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। हेड टू हेड में भी आपके पास 2 टाइप की मिलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले तो इसको कंसिडर करके चलते हैं कि आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे हुई। तो हमने दिखाया कि भाई आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हो, ऐसे दिखाते हो। HF में आप बॉन्ड दिखाओगे तो कौन सा बॉन्ड दिखाओगे, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आप लोग हाइड्रोजन के जो और हीलियम सर इसके जो HF के बॉन्ड है उसको कंसिडर कर सकते हो कि सर इस तरह से हमारे पास बॉन्ड बन सकते हैं। दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ही आपके पास जनरली 3 टाइप के होंगे। यहाँ से अगर सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करोगे तो इसमें 3 तरह की ओवरलैपिंग है, SS, SP और PP। क्या बोल रहा हूँ, SS, SP और PP। तो ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है, SS ओवरलैपिंग। ये कौन सी है, SP ओवरलैपिंग। अगर यहाँ कंसिडर करें PP ओवरलैपिंग तो PP ओवरलैपिंग कंसिडर कर सकते हैं। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं PP ओवरलैपिंग बताता हूँ कि सर PP ओवरलैपिंग कौन सी होगी।
क्लियर है? तो अगर आप पीपी ओवरलैपिंग दिखाना चाहते हो कि सर पीपी ओवरलैपिंग आपके पास कौन सी होगी, तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि पीपी ओवरलैपिंग आप लोग अगर आइडेंटिफाई करते हो तो उसको किस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और किसकी बॉन्ड एनर्जी या किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसको नोट करने के बाद हम कहाँ आते हैं, आपके पास नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं कि अगर सर ओवरलैपिंग किसकी होगी, जैसे मान लो फ्लोरीन का ले लो, फ्लोरीन फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज या सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, तो इसमें आपके पास 2p5, इसमें 2p5, दोनों के अंदर ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे हेड टू हेड, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बात समझ में आ गई? तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी आपके पास, हेड टू हेड। यहाँ से जो बॉन्ड बन रहा होगा वो क्या बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड कंसिडर होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कंसिडर होगा, सिग्मा बॉन्ड कंसिडर होगा। ठीक है, कोई आपसे कह दे कि भाई आपके पास, जैसे हमने ले लिया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है, और अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, और बात करें किसकी, HF की, तो इनकी एनर्जी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग एनर्जी कैसे बता सकते हैं, हम लोग एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं किससे, उसकी बॉन्ड लेंथ से। तो अगर यहाँ पर आपके पास पता है कि भाई मैं HF की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यह आपके पास कुछ 566 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, इसकी 436 के आसपास होती है, इसकी 126 के आसपास होती है। ठीक है, रीज़न आप कैसे दे सकते हो, रीज़न आपसे देख सकते हो कि सर इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि ओवरलैपिंग कौन सी है, इसमें SS ओवरलैपिंग है, इसमें SP ओवरलैपिंग है, और इसमें PP ओवरलैपिंग है। जनरली वैसे बताया जाता है कि जो SS ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू PP एज कम्पेयर टू SP। ठीक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ याद रख के चलेंगे कि सर अगर ऐसी बात आ जाती है तो पूरे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ओवरलैपिंग कर रहा होगा। तो पहली बात, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जो सिंगल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। बस समझ में आ गई, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। वैसे किसी ने पूछ लिया किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो हमेशा ध्यान रखना वो साइज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास कह दिया कि मान लो मेरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का साइज ही छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम से कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम से कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, राइट। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ सर पाई बॉन्ड के बारे में, इसको हटाओ, और पाई बॉन्ड के बारे में अगर कंसिडर करते हो तो यहाँ से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जितना डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस टैली करके चलोगे कि सर ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ये बच्चों वाली बात है, बार बार बतानी नहीं चाहिए। आगे अगर चलते हैं तो हमने कहा सर पाई बॉन्ड, आप इसको पाई इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, तो पाई बॉन्ड कैसे कंसिडर करेंगे, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में 2 एटम है, आपको सबको दिख रहा है साफ। इसके आपके पास क्या है, 1s2, 2s2 और 2p3। तो p ऑर्बिटल तीनों के तीनों हैं, हम लोग तीनों p ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। दिख रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। आप इसको px कर सकते हो, py कर सकते हो और pz कर सकते हो। सिमिलर आपके पास जो दूसरा नाइट्रोजन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि एक तो आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ये px वाली, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रही है। और अगर आपके पास दिखाते हो कि सर हम अगर इसको कंसिडर करें तो ये देखिए आपके पास ये py इस py से, ये py इस px इस px से, ये इनसे कंसिडर हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पास कुल मिला के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से दिखाएं तो आपके पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग दे रहे हैं उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, पाई बॉन्ड। तो ऊपर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, सिग्मा। दिख रहा है बीच वाला सिग्मा। जैसे मान लो ऑक्सीजन लेके चलो तो O2, तो आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ऑक्सीजन आपको पता है 2p4 होगा, 2p4 होगा। तो अगर हम इसको लेके चले तो x एक्सिस, y एक्सिस ऐसे दिखाओगे, इसके साथ ओवरलैपिंग x एक्सिस, y एक्सिस इस तरह से दिखाओगे। तो देखो एक तो आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही है, दैट इज सिग्मा, और ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग करेगी, बस समझ में आ गई। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, इसमें आपको भी दिख रहा है कि एक पाई और एक सिग्मा, दिख रहा है। जो नीचे वाला है, बीच वाला है, वो तो क्या कहलाएगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड कहला रहा है, और ये क्या कहला रहा है, पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो इसलिए इसके अंदर अगर आप ऐसे भी रखते हो कि सर इसको सिग्मा बोल दे और इसको पाई बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है।
जबकि अगर नाइट्रोजन है, मान लो कार्बन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन आपके पास और भी हम लोग किसी को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसे केसेस आते हैं तो इसमें आपके पास वही 2 पाई और बीच वाला सिग्मा, हमेशा याद रखना। तो पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में जितने भी आपके पास बॉन्ड रोल प्ले करते हैं, तो इसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पहले आप ये कंसिडर करके चलोगे सिग्मा किसको कहते हैं, पाई किसको कहते हैं। सिग्मा में हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पाई में हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग होती है। आपके पास क्या करेंगे, सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा में, और साइड वाइज और या लेटरल आपके पास किसमें, पाई बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 2 पाई 1 सिग्मा, कैसे हो रहा है बता दिया। और अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 पाई 1 सिग्मा, चाहे ऊपर वाले को हो चाहे नीचे वाले को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझ में आ गई। इसको नोट करो, फिर एक आधे क्वेश्चन दिखाता हूँ, आइडिया आ जाएगा। देखिए एक आधे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टैली हो जाएगा, फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में कंसिडर करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, मैं एक कंपाउंड देता हूँ, मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढना है, तो पहले इसका स्केलेटन बनाना पड़ेगा इस तरह से, वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी हर किसी की। दिख गया। अब जितने सिंगल बॉन्ड है वो सारे क्या है, सिग्मा है। तो सिंगल एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें क्या हो गया, एक सिग्मा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, पाई हो जाएगा। तो एक हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। बोलो कोई दिक्कत। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आपको दिखा है 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या हो गए, सॉरी 7 आपके पास क्या हो गए, सिग्मा हो गए, और एक आपके पास क्या हो गया, पाई हो गया। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास मैं ऐसा एग्जांपल दे दूं, CH3 यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ CL, यहाँ CN। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो ओपन करके कैसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन, यहाँ साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड। बस समझ में आ गई। तो अब यहाँ अगर आप कंसिडर करते हो तो देखो कितने पाई और कितने सिग्मा होंगे। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सारे इससे दिखा देते हैं, रेड से, 1 2 3 4 5, एक इसमें मिलेगा 6 7 8 और 9। क्लियर। अब पाई बॉन्ड ढूंढ लो। पाई बॉन्ड कितने हो गए, इसमें देखो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और एक यहाँ। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 2 4 6 2 8 9 हो गए। और सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड है और 9 ही सिग्मा बॉन्ड है। कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको टैली करने हैं, जहाँ से जो एग्जांपल मिले आप उनको उठा के वहाँ पर ढूंढ सकते हो कि सर इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो इन चीज़ों को जितना अच्छे से करोगे, सर सिग्मा और पाई किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसके बारे में आगे भी आपके पास एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि सर किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग बता रहे हैं। तो आप यहाँ से इसके बता सकते हो कि सर सिग्मा और पाई बॉन्ड इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा मिल जाएगा और पाई मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ बात करें कि भाई विनाइल साइनाइड ले लेते हैं, तो विनाइल साइनाइड तो सुना होगा आपने, तो सी आपके पास है CH2 और CH और Cl। तो इसका स्केलेटन बना लीजिए पहले, C यहाँ H, यहाँ H डबल बॉन्ड, C यहाँ H, C यहाँ ये आएगा, आ गया। यहाँ पर आपके पास देखिए कितने पाई और कितने सिग्मा है। डबल बॉन्ड को मैं पाई से रेड से दिखा देता हूँ, सॉरी सिग्मा को दिखा देते पहले रेड से, सिग्मा 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 सिग्मा। और सिग्मा अगर कंसिडर करें तो कितने हो गए, 3 और 3 6। और अगर पाई कंसिडर करते हो तो पाई कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो पाई कितने हो गए यहाँ पे 3, और सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी पाई कितने हो गए 3 और सिग्मा कितने हो गए 6। तो आप यहाँ बता सकते हो सर कितने पाई और कितने सिग्मा आ रहे हैं। क्लियर बताइए, ठीक है। और छोटे मोटे अगर कैरेक्टर की बात करते हैं तो मैंने आपके पास 2 कैरेक्टर और दिए कि 3 कैरेक्टर और मिलेंगे आपके पास इनसे ही रिलेटेड, कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ये देखिए 3 कंसेप्ट होंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली और डायरेक्टली है। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी, और आपके पास बॉन्ड
एंगल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड आपके पास एंगल क्या होते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना ये, तो इसकी जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से इंटरमिक्स हुआ इस तरह से, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके थ्रू इसका बॉन्ड जो कैलकुलेशन में आया वो आया 74 पिकोमीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अगर आप बात करते हो बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। इसको ब्रेक करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही हो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एंगल, जैसे मान लीजिए आपने H2O लिखा, तो इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा होगा इनके थ्रू, वो आपके पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। और समझ में आ गई। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, थोड़ा सा कम किया और कम किया और कम किया, दैट इज बॉन्ड एंगल। तो अब हमें ये बताना है कि ये डायरेक्टली कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। क्या कह रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, जितना कम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। बस समझ में आ गई। अगर आपके पास कहते हो सर बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल हमेशा डिपेंड कर जाएगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे कि सर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर क्या होंगे। तो पहले तो आप इसको इतना याद रखोगे, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, जितनी कम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। एंगल्स के बारे में हम लोग बाद में आते हैं कि एंगल्स किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से नहीं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं, वो हम लोग जब हाइब्रिडेशन टैली करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर देंगे कि भाई बॉन्ड एंगल आपके पास अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आप या सॉरी जो बॉन्ड एनर्जी है या आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो उस पर क्या इम्पेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर है हाइब्रिडेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करती है, कितनी करती है, रिपल्शन रोल प्ले करता है कितना। तो 2-3 फैक्टर होंगे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वो यूज़ होगा डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइपोल मूवमेंट, बिल्कुल आसान सा है डाइपोल। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 कंपोनेंट ले लिए जिसपे चार्ज आपके पास क्या था, Q, एक पे पॉजिटिव था और एक पे नेगेटिव था। जैसे 2 कोई कंपाउंड ले लिए, एलिमेंट ले लिए, कुछ भी है A एंड B, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। इनके बीच का जो आपके पास बॉन्ड था, यानी इनके बीच का जो ये है, इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट होगा किसका, कहता है म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू में डिस्टेंस। क्या होगा, म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, ठीक है। तो 2 एटम या एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्टेंस नाम देंगे, जो दूरी होगी। और ये क्या हो गया, ये उन पे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो व्हाटएवर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट अगर कोई पूछता है तो प्रोडक्ट है इसका, कहता है कि आपके पास चार्ज इंटू में डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा आपके पास, डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर। वेक्टर में हमने पढ़ा है ना कि वेक्टर में आपके पास क्या है, एक डायरेक्शन होगा और एक एंगल होगा, याद रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट कहा जाता है कि जितना ज़्यादा एंगल डाइपोल मोमेंट क्या होगा उतना कम, जितना ज़्यादा एंगल डाइपोल मोमेंट क्या होगा उतना कम। कि अगर आप किसी को भी दिखाते हो कि सर मेरे पास यहाँ ए है, तो हम लोग इसको इस तरह से लेके चले, तो इस एंगल को हम लोग क्या लेके चलेंगे, आपके पास थीटा। अब समझ में आ गई। ये हमारे पास जनरली जो डाइपोल मोमेंट का अगर रेशो होगा तो वो आपके पास ए बी कुछ भी करके कोस थीटा बाय 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसके थीटा की बात करते हैं, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि जितना ज़्यादा आपके पास म्यू होगा यानी डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा है इसका मतलब थीटा उतना कम है, थीटा जितना ज़्यादा है इसका मतलब डाइपोल मोमेंट उतना कम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप कहोगे सर आपके पास प्रोडक्ट है चार्ज इंटू में डिस्टेंस का। वैसे हम लोग इसको लिखते हैं आपके पास डी बाय से, 1 डी बाय, ठीक है। तो ये इक्वल होता है 10⁻⁻³ आपके पास किसके, जैसे हम लोग डी बाय फॉर्म में लिखते हैं। वैसे अगर लिखते हैं तो चार्ज आपको पता है किस में लेते हैं, कुलाम में, डिस्टेंस आपके पास मीटर में। तो कुलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। क्या हो जाती है, कुलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ये इसकी यूनिट होगी, कंसिडर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। कि अगर आप डाइपोल मोमेंट बता रहे हो कि सर हम लोग डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं,
तो किस तरह से कंसिडर कर सकते हो आप लोग डायपोल मोमेंट, तो आप लोग यहाँ बता सकते हो सर डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं चार्ज का, तो चार्ज को पता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 यूएस लेते हैं, जिसलिए मैंने इसको क्या लिखा आपके पास जो यूनिट लिखी है वो 3.3 इंटू 10⁻30 लिख के चलेंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे ना, तो इसको मैंने 3.3 इंटू 10⁻30 डिवाइड ये लिख के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 SU की बात करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻10 की बात करेंगे। ठीक है, ये चार्ज का होगा, इसके बारे में हम लोग फिर भी आगे डिस्कस तो हो ही जाएंगे। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई पूछी जाएगी। हाँ, फिर भी आपके पास ये है कि भाई ये यूनिट आपको याद रखनी है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस आपको याद रखना है, जो मेजरेबल यूनिट है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिंपल सी बात, उसका एक डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होगा। हमने बता दिया आपको एंगल जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना कम होगा, एंगल जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। इसके एग्जांपल अभी हम आपको दिखाएंगे, आप इसको टैली कीजिए पर थोड़ा सा, ताकि आपको डायपोल मोमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। और आगे चलते हो तो डिपेंड करता है, जैसे मान लें एंगल की बात करते हैं कि किसका किसका डायपोल मोमेंट कितना कितना होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए इसका नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, इसकी कोई डायरेक्शन होगी यहाँ, इसका कोई डायपोल मोमेंट होगा यहाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए इसका x है तो इसका कितना आएगा -x, तो नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे ही बता सकते हैं अगर 180 का एंगल है तो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा। यानी जनरली कहा जाता है, इसमें हम लोग दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। पहली बात आता है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एक नॉन पोलर, छोड़ दिया था मैंने पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर हम लोग उसको कहते हैं जिनमें हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो, और कहा जाता है जिसका नेट डायपोल मोमेंट हो कोई ना कोई। यानी जनरली बहुत सारे लोग तो क्या है अलग अलग भाषाओं में इसकी डेफिनेशन को बताते हैं, कोई किसी चीज़ से बताता है कोई किसी चीज़ से। हम लोग सीधा कहते हैं कि भाई दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस अगर लार्ज है समझ लेना वो पोलर है, कुछ नहीं देखना आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास कह दिया HF है, तो HF में क्या होगा हाइड्रोजन, इसका ये हो गया ये, इसका 2.1, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.9 का, तो 100% ये पोलर है, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। आपने क्या लिया कि आपके पास किसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग बात करें किसका, तो हम लोग लेते हैं जनरली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा है तो हमेशा वो पोलर होंगे, और 0.5 से कम है तो वो क्या होंगे नॉन पोलर। तो आपने कहा कि HCl की बात करते हो तो पोलर मिलेगा, आपने CO2 की बात की। अब CO2 अकॉर्डिंग टू रूल भाई इनके बीच का बॉन्ड तो पोलर है, पर नेट रिजल्टेंट अगर 0 है तो आपके पास पता होना चाहिए कि ये नॉन पोलर कंसिडर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिसका डायपोल मोमेंट, यहाँ लिख देता हूँ, जिसका डायपोल मोमेंट अगर क्या हो 0 हो, 0 है तो वो हमेशा क्या होंगे नॉन पोलर कंसिडर होंगे, क्या होंगे नॉन पोलर। अगर नेट रिजल्टेंट क्या हो नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या होंगे ऑलवेज पोलर। ये ऑलवेज पोलर है, ध्यान रखना ऑलवेज पोलर, रिमेंबर दैट। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। तो इसमें आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस 0.5 से क्या है कम है तो हमेशा याद रखना वो पोलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा H2, जनरली कहते हैं जो दो सेम एटम मिलके बनाए वो आपके पास क्या होंगे पोलर। तो देखिए इसका 2.1 डिफरेंस कितना आ गया 0, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस 0 आ गया। 0 से आपके पास कितना होना चाहिए, जैसे मीथेन ले लो तो कार्बन 2.5 हाइड्रोजन 2.1 डिफरेंस 0.4, तो 0.4 है तो इसका मतलब क्या हो गया नॉन पोलर हो गया। और नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट आपके पास कुछ ना कुछ उसका, जैसे इसका क्या होगा 0 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग अगर इसके दिखाएंगे तो नेट रिजल्टेंट यहाँ CH4, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपके पास 0 होगा। अभी दिखाता हूँ किस तरह से 0 होगा। तो पहले तो आपको ये रखना है कि सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस कम से कम हो सारे पोलर होंगे, दो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम हो या 0.5 से ज़्यादा हो वो सारे के सारे पोलर होंगे। ज़रूरी है आपके पास कि जितने सारे आपके पास डायपोल मोमेंट अगर किन्हीं का 0 है तो हमेशा नॉन पोलर होंगे, अगर उनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है तो हमेशा क्या करेंगे पोलर कहलाएंगे। डायपोल मोमेंट एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो थीटा जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, थीटा जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना कम होगा। तो ये तो कुछ फैक्टर है जो आपको याद रखना है कि डायपोल मोमेंट को किस तरह से कंसिडर करना है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके आपके पास टाइप दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम लोग डायपोल मोमेंट को कंसिडर कर सकते हैं और किस तरह से उसको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस किस तरह से रोल प्ले करेगी डायपोल मोमेंट पे। ठीक है,
तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस अगर आपके पास ज़्यादा हुआ तो डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। दिखाता हूँ कैसे, इसको मिटाइए। हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस को। मान लीजिए ये आ गया मेरे पास, मैं दे देता हूँ आपका HF, HCl, HBr और HI। आपको पता है टॉप टू बॉटम मेरे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिग्रीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का सबको पता है 2.1 होता है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 4, तो 1.9 का हो गया। इसका पता है 3 है, इसका पता है 2.1 है, डिफरेंस कितना हो गया 0.9 का आ गया। ठीक है, कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा यानी जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा मिलेगा। क्या कह रहा हूँ, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा मिलेगा। चलिए अगर इसको वेस्पर थ्योरी से अगर बताना चाहे तो कि सर हमारे पास हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, उससे भी कंसिडर कर सकते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि AB2 टाइप स्ट्रक्चर है, AB3 टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, AB4 टाइप स्ट्रक्चर है, AB5 टाइप स्ट्रक्चर है और AB6 टाइप स्ट्रक्चर है। तो आप बता सकते हो कि सर हमारे पास अगर AB2 टाइप स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर दो कंडीशन आ सकती है कि या तो ये कंपाउंड आपके पास क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या क्या हो सकता है, बेंट हो सकता है। ठीक है, दो ही चीज़ें आई थी। तो अगर मान लीजिए वो लीनियर हो गया, लाइक वो कंपाउंड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, तो आपको पता है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, और अगर वो वाटर हुआ तो आपको पता है कि उसका आपके पास नेट रिजल्टेंट कोई ना कोई होगा, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपके पास AB2 टाइप स्ट्रक्चर है और आपको दिख रहा है कि AB2 टाइप में सिर्फ या तो हो सकता है वो लीनियर या हो सकता है बेंट, तो अगर वो आपके पास लीनियर है तो इसका मतलब 0, और अगर वो नॉन लीनियर है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सिमिलर अगर आपके पास AB3 टाइप है तो इसमें 3 तरह के बन सकते हैं। तो आपको पता है एक तो बनेगा हमारे पास कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक हमारे पास कौन सा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एक बनेगा हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनेगा, बाइपिरामिडल। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा बनता है, तो टी शेप बनता है, टी शेप बनता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करते हैं तो इसका क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा 0, और इन दोनों के क्या मिलेंगे, हमेशा नॉट इक्वल टू 0। ये आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपसे कोई कहते हैं कि सर BF3 का बताओ, जैसे मान लीजिए BF3 है, तो नेट रिजल्टेंट भाई आपको पता है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वैसे तो पोलर है और पोलर होगा तो कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। और देखिए नेट रिजल्टेंट ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ हमेशा डायरेक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएंगे। अगर 120 का एंगल है तो हमेशा याद रखना आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, याद रहेगा। ठीक है, तो इनका नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसका क्या होगा 0। कोई कहता है टी शेप है तो आपको दिख रहा है सर मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन ले लीजिए, एक फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ 2 लोन पेयर दिखी है, तो नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा टी शेप का। बात समझ में आ गई, डायरेक्शन इसकी तरफ ये, इसकी तरफ ये, इसकी तरफ ये, इनकी तरफ ये, इनकी तरफ, लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगा, तो इसमें ऐड अप हो जाते हैं सारे, और अगर अपोजिट साइड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो उस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको पता है इसमें टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, इसके अंदर पिरामिडल होगा, ठीक है, पिरामिडल होगा और बेंड शेप होगा। तो इसका तो वही मिलेगा आपके पास 0, और इसके क्या मिलेंगे, दोनों के नॉन जीरो मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपने कह दिया भाई CH4 का बताओ, तो CH4 का नेट रिजल्टेंट देखिए 104 डिग्री का एंगल आ गया, 109 डिग्री का, तो नेट रिजल्टेंट यहाँ अपोजिट एंगल के थ्रू 0 हो जाएंगे। जबकि आप अमोनिया की बात करते हो तो एक लॉन पेयर आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका कोई ना कोई आपके पास डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे एक जगह ऐड हो जाएंगे, बस समझ में आ गई। और अगर आप बेंट लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऐड हो ही रहा है। सिमिलर हम लोग किसमें दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। अगर वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है, किसी अगर आप बात करते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे आपने PCl5 लिया तो उसका नेट रिजल्टेंट हमेशा
जीरो होगा। जैसे हमारे पास क्या आ गया, ए बी 5 टाइप आ गया तो इसका नेट रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो। ए बी 4 टाइप आ गया, एल टाइप 4 एल टाइप एक लॉन पेयर आ गया तो कोई ना कोई नेट रिजल्टेंट होगा, यानी उसका डायपोलमेंट हमेशा होगा। अगर आपने कह दिया कि सर मान लीजिए हमारे पास ए बी 3 और एल टाइप लेके चला गया मान लो वहाँ पर, तो आपको दिख रहा है साफ साफ इसमें 2 लॉन पेयर आ गए तो इसका डायपोलमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलर अगर ए बी 6 टाइप में आते हो कि सर अगर आपके पास ए बी 6 टाइप है, इसका डायपोलमेंट तो नेट रिजल्टेंट अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्या मिलेगा आपके पास, जीरो मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर आ जाए तो जीरो, और अगर आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल आ जाए तो आपके पास कोई ना कोई डायपोलमेंट होगा ही होगा। तो आप लोग ये कंसिडर करके चलोगे कि सर किसका डायपोलमेंट कितना आ रहा है और किस तरह से हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। बस समझ में आ गई। तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, आपको इन 3 टॉपिक के बारे में ध्यान रखना है कि एनर्जी कंसिडरेशन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पोलर नॉन पोलर क्या है, और डायपोलमेंट के सारे एग्जाम्पल्स। जितने एग्जाम्पल टैली करके चलोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो आप एग्जाम्पल टैली कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।